हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल में इतिहास देख रहे हैं और हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, भारत में कब यह प्रारंभ हुआ और भारत में इसको ईजाद किसने किया, इसको प्रारंभ किसने किया, कहाँ तक विस्तार रहा, किन किन लोगों की भूमिका रही, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, ये हो जाता है आपका बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 18वीं शताब्दी में यह अरब में प्रारंभ हुआ था, अरब में। और अरब में इसको प्रारंभ करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव थे, जिनका मानना था कि इस्लाम में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियां सबसे ज़्यादा है। इसी कुरीति और अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन का आगाज किया, शुद्ध इस्लाम की स्थापना का आह्वान किया था। और जो लोग उनके आचरणों को पालन करते थे, जो लोग उनके अनुयायी थे, उन्हीं को बहावी कहा गया। भारत में 19वीं शताब्दी में यह विचार जो है भारत में आया, 19वीं शताब्दी में। और उस समय भारत में अंग्रेजी राज्य की सरकार चल रही थी। क्यों किया गया, अगर हम लोग देखें तो ये मकसद था, एक उद्देश्य था बहावी आंदोलन का। क्योंकि दुनिया में तमाम जितने भी आंदोलन हुए हैं, सबका कहीं ना कहीं अपना एक उद्देश्य रहा है। और प्रारंभिक अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभिक इसका उद्देश्य था, इस्लामी सुधार की नींव रखी गई थी। बाद में यह भले अंग्रेजों के साथ टकरा गए, अंग्रेजों के विरुद्ध में इनका आंदोलन चला, लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो इस्लाम में खास करके अगर देखा जाए, उनकी सामाजिक स्तर बहुत ही निचले स्तर पर था, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, अंधविश्वास में डूबे हुए थे, कुरीतियां थी, शिक्षा से बहुत दूर थे, धर्म का आडंबर था, जिसके वजह से उनका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास नहीं हो रहा था। अगर आज के आंकड़ों पे अगर हम लोग बात करें तो आज भी मुसलमानों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। उनकी शैक्षणिक स्थिति देख लीजिए, सामाजिक स्थिति देख लीजिए, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, बहुत ही कमज़ोर है। और उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर भारत में SC ST और OBC, खास करके वो दलित वर्ग के जो सबसे ज़्यादा वंचित समुदाय के जो लोग हैं, उनसे भी बुरे हाल में है आज के समय में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले शाह वली उल्लाह के द्वारा भारत में इसको चलाया गया, इसकी नींव रखी गई। और इसकी नींव रखी गई, इस्लामी सुधार की नींव रखी गई थी इन्हीं के द्वारा। बाद में इनके पुत्र और इनके पुत्र के द्वारा, जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज ने ब्रिटिश शासन को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया। उसके बाद आते हैं यूपी बरेली के रहने वाले, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने आंदोलन के सैन्य नेता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया। उसके बाद आते हैं शाह इस्लाम शहीद, नाम है इस्माइल शहीद, धार्मिक मार्गदर्शक और सुधारक के रूप में अपने आप को पहचान बनाई। कहा जाता है कि बहावी आंदोलन अपने विस्तार में इतना व्यापक हो गया था कि 1831 में अंग्रेजी सरकार ने इसको कुचलने की कोशिश की, 1857 में भी इसको कुचलने की कोशिश की और 1860 में भी इसको कुचलने का प्रयास किया गया। चलिए, आज हम लोग इसी बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, है ना, प्रवर्तक। तो प्रवर्तक हो जाते हैं अरब के निवासी हैं, है ना, अरब के निवासी हैं। क्योंकि यहाँ पे इसको जानना जरूरी है। अब्दुल अल बहाव, अब्दुल अल बहाव कहा जाता है इनको, अब्दुल, है ना, अब्दुल अल बहाव ने इसको प्रारंभ किया था। और ये 18वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में यह बहावी आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया अब्दुल अल बहाव के द्वारा 18वीं शताब्दी में। वजह था, इनका मानना था कि अगर शुद्ध इस्लाम की स्थापना अगर कर दिया जाए तो हो सकता है कि जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है,
जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उसके खिलाफ एक आवाज बनाया जा सकता है और इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। और यही वजह था कि समाज में इतनी ज़्यादा अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी कि जिसके वजह से कुछ पढ़े लिखे, कुछ समझदार जो लोग थे इनके अनुयायी बन गए, और इन्हीं के अनुयायियों को हम लोग बहावी कहते हैं। इन्हीं के अनुयायियों को हम लोग बहावी कहते हैं। और यह भारत में प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में। भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, है ना, भारत में यह प्रारंभ होता है कब? तो भारत में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है ना। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में किसका शासन है? अंग्रेजी सरकार का, है ना। अंग्रेजी सरकार का इस समय शासन चलता है, अंग्रेजी सरकार का। अगर देखा जाए तो यह आंदोलन प्रारंभ में मुस्लिम सुधार आंदोलन पर आधारित था। प्रारंभ में यह आंदोलन, है ना, प्रारंभ में आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभ में यह आंदोलन जो है ना, प्रारंभ में यह आंदोलन, प्रारंभ में जो आंदोलन है ना, यह आंदोलन था मुस्लिम सुधार पर आधारित थी, मुस्लिम सुधार पे। अगर प्रारंभ की बात करें, क्योंकि प्रारंभ ज़्यादा जरूरी है, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे तो प्रारंभ में बहावी आंदोलन का जो स्वरूप था वह मुस्लिम सुधार को लेकर के था। यानी कि प्रारंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम सुधार थी, लेकिन बाद में चल करके, है ना, बाद में चल करके यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। ब्रिटिश विरोधी, है ना, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में, है ना, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। आंदोलन के रूप में यह तब्दील हो गया। कौन सा बहावी आंदोलन? पहला इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि मुस्लिम समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों, पाखंड जो सदियों से चला आ रहा था उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। लेकिन बाद में यह ब्रिटिश आंदोलन, है ना, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बन गया। भारत में बहावी आंदोलन के जो जन्मदाता है, भारत में जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया शाह वली उल्लाह के द्वारा। सबसे पहले इसको शाह, है ना, वली उल्लाह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और इसने सबसे पहले क्या किया? इस्लाम सुधार की नींव रखी, इस्लाम सुधार की नींव रखी, है ना, इस्लाम सुधार की नींव रखी, सुधार की नींव रखी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि यह बहावी आंदोलन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो मुस्लिम सुधार पर ही आधारित था, क्योंकि भारत में इसको प्रारंभ किया गया शाह वली उल्लाह के द्वारा और इनका एक ही मकसद था कि इस्लाम में सुधार किया जाए। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इनके पुत्र शाह वली उल्लाह के पुत्र आते हैं जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल, है ना, अजीज नाम है, अजीज, शाह अब्दुल अजीज। और इनका मानना है कि ब्रिटिश शासन को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया, क्योंकि लगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के वजह से होता है। इसलिए शाह अब्दुल अजीज ने ब्रिटिश शासन को क्या कर दिया, है ना, ब्रिटिश शासन को, है ना, ब्रिटिश शासन को पॉइंट सब याद रखिएगा, गैर इस्लामिक घोषित कर दिया गया, गैर इस्लामिक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा घोषित कर दी गई? तो शाह अब्दुल अजीज के द्वारा। अब आते हैं इसके बाद सैयद अहमद बरेलवी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं सैयद अहमद बरेलवी, है ना, सैयद अहमद बरेलवी ये उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं, है ना, ये उत्तर प्रदेश यूपी के बरेली के रहने वाले हैं, बरेली के, जिनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने
आंदोलन के सैन्य नेता के रूप में उभरे, आंदोलन के सैन्य नेता के रूप में, है ना, सैन्य नेता के रूप में उभरे। और इन्होंने, सैयद अहमद बरेलवी ने 4 प्रतिनिधियों को चुना। 4 प्रतिनिधि कौन है ये भी देख लीजिए। सैयद अहमद बरेलवी 4 प्रतिनिधि को, है ना, यहाँ पे ये 4 प्रतिनिधि को चुनते हैं। 4 प्रतिनिधि कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहला जिसका नाम है इनायत अली, इनका नाम है इनायत अली। और दूसरा प्रतिनिधि है जिनका नाम है विनायत अली, है ना, दूसरा नाम है बिलायत अली, नाम है बिलायत अली, है ना, बिलायत अली। और तीसरा नाम है फरहत अली, फरहत अली। और चौथा नाम हो जाता है, क्योंकि चारों नाम पूछा जाता है, मोहम्मद हुसैन हो जाते हैं। चौथा इनके प्रतिनिधि हैं मोहम्मद हुसैन, है ना। और इस तरीके से कौन? सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व दिया ताकि भारत में इस आंदोलन को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से चलाया जा सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जैसे देखा जा सकता है, बंगाल में उसी समय एक फराइजी आंदोलन चल रहा था। बंगाल में जो फराइजी आंदोलन चल रहा था वो भी बहावी से ही सबसे ज़्यादा प्रेरित था। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, पूछा जा सकता है कि बंगाल में एक फराइजी आंदोलन चल रहा था। बंगाल में, है ना, बंगाल में एक फराइजी, है ना, एक फराइजी आंदोलन चल रहा था। फराइजी आंदोलन चल रहा था और ये फराइजी आंदोलन प्रेरित था किससे? यह प्रेरित था बहावी आंदोलन से। यह बहावी आंदोलन से प्रेरित था, है ना, यह बहावी आंदोलन से प्रेरित था। बहावी आंदोलन अपने विस्तार को धीरे धीरे बहुत ही बढ़ा रही थी। इस तरीके से बहावी आंदोलन का 2 केंद्र हो जाता है। बहावी आंदोलन के 2 केंद्र हो जाते हैं। 2 केंद्र बहावी आंदोलन के कौन कौन? तो यहां पर देखिए 2 केंद्र है। एक हो जाता है सीतना, एक हो जाता है केंद्र जिसका नाम है सीतना, और दूसरा केंद्र हो जाता है पटना का, है ना, दूसरा केंद्र पटना का है। 2 केंद्र बन जाते हैं, एक सीतना और दूसरा हो जाता है पटना, जहां पे सबसे ज्यादा बहावियों का उपद्रव देखने को मिलता है। और यही वजह है कि सरकार अपनी दमन नीतियां प्रारंभ कर देती है। सरकार जो है दमन नीतियां प्रारंभ कर देती है ताकि इन लोगों को दबाया जा सके। और यही वजह है कि दमन जो नीति प्रारंभ किया जाता है, यह दमन नीति कब? तो देख सकते हैं दमन कब किया गया। तो दमन देखिए, है ना, दमन 1863 में अंबाला में किया जाता है। 1863 में अंबाला में किया जाता है और अंबाला के बहावियों को, है ना, दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। कुछ लोगों को मृत्यु दंड की सजा मिलती है। और 1865 में पटना में ही, यही पटना में दमन चक्र चलाया जाता है। और इस तरह से कई बहावियों को पकड़ लिया जाता है और कैद खाने में डाल दी जाती है। कई लोगों को मृत्यु दंड की सजा दे दिया जाता है। इसी तरह से यह आंदोलन धीरे धीरे दबा दिया गया। इस तरह से यह आंदोलन जो है धीरे धीरे क्या किया गया? दबा दिया गया। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट नोनिया विद्रोह क्या है? नोनिया विद्रोह, है ना, नोनिया विद्रोह, है ना। नोनिया विद्रोह की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यह नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर के 1800 में, है ना। कहाँ भाई, चलिए, है ना। ये नोनिया विद्रोह कब से कब? 1770 से लेकर के 1800 तक यह चला, है ना। 1770 से लेकर के 1800 तक, है ना, यह नोनिया विद्रोह चला है। नोनिया विद्रोह, है ना, 1770 से लेकर के 1800 तक यह नोनिया विद्रोह चला। जैसे देखते होंगे आप, नोनिया एक वर्ग थे जो लोग सोरा का उत्पादन करते थे। नोनिया एक वर्ग है जो सोरा का उत्पादन करते थे और सोरा का उपयोग अंग्रेजी सरकार बारूद बनाने के साथ साथ कई जगहों पर यह उपयोग करती थी, लेकिन खास करके इसका प्रयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता था। और नोनिया जो वर्ग है
वो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, सारण के क्षेत्र में, हाजीपुर के क्षेत्र में, पूर्णिया के क्षेत्र में उनका दबदबा था, क्योंकि ये लोग उसी पर नियंत्रण स्थापित किए थे। और यही वजह है कि अंग्रेजी सरकार को लगता था कि इनसे अपना संबंध बना कर रखना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो उत्पादक वर्ग थे, सोरा का जो उत्पादक वर्ग थे, इनसे इन्होंने साठगांठ बना लिया। और कहा जाता है कि नोनिया वर्ग से इन लोगों ने क्या किया, यानी कि ब्रिटिश कारखानों को ये लोग सोरा वहाँ पर दिया करते थे। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुआ कि मुनाफा ये अंग्रेजी सरकार स्वयं रखती थी, उनको नहीं मिलता था। और यही वजह है कि नोनिया सोरा बेचने लगे थे गुपचुप तरीके से। जैसे ही अंग्रेजी सरकार को पता चला कि ये लोग सोरा गुपचुप तरीके से हमें बिना बताए हुए अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, तब अंग्रेजों के द्वारा इनके सोरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इस तरह से यह विद्रोह जो है, विद्रोह नोनिया वर्ग और अंग्रेजों के बीच में होती है। और उसमें आपको पता होगा कि अंग्रेजी सरकार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसके वजह से नोनिया वर्ग को, है ना, यह जो विद्रोह है, जो नोनिया विद्रोह हम लोग कहते हैं, 1770 से लेकर के 1800 तक चला, इसमें वो लोग विजित हो गए, है ना। यहाँ पे तो शोरा नोनिया वर्ग है ये, यहाँ पे ये लोग शोरा का उत्पादन करते हैं, सोरा का उत्पादन करते हैं। एक वर्ग है जिसको नोनिया वर्ग कहा जाता है, ये लोग उत्पादित करते थे, है ना, शोरा का। और शोरा से बनता था क्या, बारूद बनाई जाती थी, शोरा से बारूद बनाया जाता था, बारूद। और यही वजह है कि सोरा का व्यापार करते थे अंग्रेजी सरकार। और अंग्रेजी सरकार जो है ब्रिटिश कारखानों को क्या करती थी, बेच देती थी। कुछ ऐसे बिचौलिए वर्ग थे जो नोनिया से, है ना, बारूद को लेकर के इन कारखानों में बेच देते थे, लेकिन उसका मुनाफा इन लोगों को नहीं मिलता था। जब इनको पता चला कि हमें जब मुनाफा ही नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने इन ब्रिटिश कारखानों यानी कि बिचौलियों को ये लोग बारूद देना कम कर दिया, और धीरे धीरे वो खत्म कर दिया बारूद देना। और गुपचुप तरीके से उन लोगों ने क्या किया, स्वयं इस सोरा को बेचना प्रारंभ किया। जैसे आप देख सकते हैं, बारूद प्रारंभ में इसको बिचौलिए वर्ग जो है, बिचौलिए वर्ग, है ना, ये बिचौलिए वर्ग क्या करते थे, सोरा लेकर के अंग्रेजी फैक्ट्री में देते थे, अंग्रेजी फैक्ट्री में। लेकिन स्वयं ये लोग इसका मुनाफा रख लेता था, मुनाफा इसका ये लोग स्वयं रख लेते थे, जिसके वजह से नोनिया विद्रोह हुआ। कहा जाता है कि सोरा का जो क्षेत्र है ना, सोरा का जो क्षेत्र है यहाँ पे, वह सोरा का क्षेत्र जो हो जाएगा, तो सोरा का क्षेत्र भी पूछा जाता है, जैसे मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, मुजफ्फरपुर में सोरा का उत्पादन किया जाता था। उसके बाद सारण का जो क्षेत्र है, सारण में भी किया जाता था, है ना, हाजीपुर में भी सोरा का उत्पादन किया जाता था, पूर्णिया जिले में भी, है ना, पूर्णिया जिले में भी सोरा का उत्पादन किया जाता था यहाँ पे, सोरा का। और इस तरीके से जब लगा कि ये स्वयं के नोनिया वर्ग के जो लोग हैं सोरा का व्यापार करने लगे, तब अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि अंग्रेजी सरकार का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्योंकि प्रारंभ में अगर देखेंगे तो ये ब्रिटिश जो कंपनियां हैं, एक व्यापारी कंपनी थी। भले बाद में इसने भारत के राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत को, है ना, तहस नहस कर दी, उसकी आर्थिक व्यवस्था, बहुत सारा चीज़ें हैं जो बर्बाद कर दिया। लेकिन इसका एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और यही वजह था कि इस नोनिया वर्ग पर इन लोगों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप सोरा इस तरह नहीं बेच सकते। प्रतिबंध लगाने की वजह से नोनिया वर्ग, है ना, नोनिया वर्ग और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो गई, जिसके वजह से नोनिया वर्ग हार गए और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। यहीं पर छोटे छोटे कई विद्रोह हुए हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप देखते होंगे, लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में, है ना, लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह एक बार प्रश्न पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, लोटा विद्रोह होता है कब, 1856 में लोटा विद्रोह होता है। क्या है भाई लोटा विद्रोह, है ना, लोटा विद्रोह आखिर है क्या? और यह मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहां पर हुआ था, तो मुजफ्फरपुर के जेल में, है ना, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के जेल में यह जो विद्रोह है, लोटा विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था। आप देखते होंगे अंग्रेजी सरकार ने जिन लोगों को कैदी बनाकर इस मुजफ्फरपुर के जेल में रखा था, प्रारंभ में इन सारे लोगों को पीतल का,
इन सारे लोगों को पीतल का लोटा मिलता था, पीतल का लोटा, है ना, पीतल का लोटा मिलता था। लेकिन बाद में क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने इस पीतल के लोटा की जगह मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया, है ना, मिट्टी का लोटा, है ना, मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया, जिससे ये लोग पानी पीते थे। और यही वजह था कि मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा हड़ताल कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया, 1856 में, और जेलर को ये बात माननी पड़ी। और इस तरह से फिर से, है ना, फिर से ये लोग कैदियों को पीतल का लोटा मुहैया करवाया, पीतल का लोटा जो है ये मुहैया करवाया यहाँ पे, है ना। ये 1856 की वो कहानी है, 1856 की। अब उसके बाद आता है हम लोग यहाँ पे 1857 की क्रांति, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहार स्पेशल में जब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब बिहार की भागीदारी और बिहार की भूमिका जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सवाल, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे दारोगा का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, बिहार के द्वारा जितने भी आयोजित होने वाले परीक्षा हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल 1857 की क्रांति से पूछा जाता है ना। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये जो अभी से जो हम लोग प्रारंभ करेंगे, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए।